जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ शिवा। जैसा कि हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्रैश कोर्स, इसमें छोटा छोटा पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग यानी कि पिछली क्लास में देख लिए थे, जिसमें एक मुहावरा भी दिखाए थे, जिसमें लिखा को फिर से हम एक बार देख लेते हैं। मास्टर कोर्स जिसमें पढ़ेंगे द निटी ग्रिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि निटी ग्रिटी का मतलब नट्स एंड बोल्ट्स या बेसिक या एबीसी या फंडामेंटल कह सकते हैं, कि छोटा छोटा बेसिक पॉइंट आधारभूत जो होता है इंग्लिश का सबसे निचला पॉइंट वो पढ़ेंगे। सबका मतलब वो हो जाएगा व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज क्या कह सकते हैं, लिंगुआ फ्रैंका या इट इज अ कॉमन लैंग्वेज, यानी कि लिंगुआ फ्रैंका या कॉमन लैंग्वेज दोनों का हिंदी होगा सामान्य भाषा। इंग्लिश जो है क्या एक सामान्य भाषा है जो यानी कि सब लगभग अपने बोलचाल में उपयोग करते हैं। और उसके बाद कह सकते हैं अ मैन इज ग्रेट बाय डीड। डीड से मतलब हो गया काम, जो काम करते हैं। बर्थ जन्म, ग्रेट महान, यानी कि कह सकते हैं कि अ मैन इज ग्रेट बाय डीड्स नॉट बाय बर्थ। आदमी जन्म से महान नहीं होता है, अपने कर्मों से महान होता है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि कर्म सिर्फ आपके बस में है और उसका परिणाम आपके बस में नहीं है, इसीलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता यानी ऊपर वाले के ऊपर, मेरे ऊपर कह सकते हैं श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ दो। हम आगे पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि इंग्लिश यानी कि इंग्लिश जो शब्द है या कह सकते हैं इंग्लिश का पहला पॉइंट, इंग्लिश का आधार क्या है, वो किस किस चीज पर निर्भर करती है। इसका पहला पॉइंट देखेंगे कि यानी कि दुनिया में बहुत सारे भाषाएं हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, असमी, ढेर सारी भाषाएं हैं, लेकिन सबका एक ही आधारभूत है, जिसमें तीन चीज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या चीज? तीन चीज। और वो कौन कौन होना चाहिए? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, भाव यानी कह सकते क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ये तीन चीज दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं सबके साथ आता है। लिखते हैं यहाँ every language depends, every language depends कह सकते हैं depends, every language depends on three terms, यानी कि एवरी लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन थ्री टर्म्स। इसका हिंदी जैसे हम लिख सकते हैं कि भाषा, सभी भाषाएं क्या कह सकते हैं, भाषाएं तीन यानी कि तीन यानी कह सकते हैं एवरी लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन थ्री टर्म्स, यानी कि भाषाएं तीन शर्तों पर लागू होता है। यानी कि कह सकते हैं भाषाएं जो है वो कितने, तो उसमें तीन चीज होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। भाषाएं तीन कारक पर निर्भर करती है, यानी कि दुनिया की कोई भी भाषाएं हो, दुनिया की कोई भी भाषाएं हो, तीन चीज पर आधारित होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसे लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके साथ एक और आता है जिसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट।
इसका जैसे इसका हिंदी हम कह सकते हैं सब्जेक्ट का क्या होगा, कर्ता। भाव का क्रिया, क्रिया हो गया इसका। ऑब्जेक्ट का हो जाएगा कर्म, और कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा कुछ और। ध्यान से देखना है कि दुनिया की कितनी भी भाषाएं हो वह तीन चीज पर ही आधारित होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया पर ही दुनिया की सभी भाषाएं निर्भर करती है। दुनिया की कोई भाषा हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, असमी, कोई भी हो, तीन चीज पर आधारित होगा। इसमें कर्ता से कहते हैं, क्रिया इसको कहते हैं, और कर्म इसको कहते हैं। कर्ता इसे कह सकते हैं, यानी कि करने वाले को क्रिया कहते हैं, यानी कि आ डोअर इज नाउन एज अ सब्जेक्ट, यानी कि क्या, करने वाले को कर्ता कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई टीच यू, आई टीच यू, इसमें आई जो हो गया ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये टीच जो हो गया ये हो गया वर्ब, और यू हो गया ऑब्जेक्ट। ये याद रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल देखना है, आई टीच ऑनलाइन, आई टीच ऑनलाइन, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टीच क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ऑनलाइन क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और देख लेते हैं, जैसे आई एम going to Patna to meet with, कह सकते हैं हर। इसको बताना इसमें क्या क्या होगा, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये कह सकते हैं क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा वह प्रोनाउन होगा, उसके बाद सब कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट होगा। एक लाइन में यदि हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो ऑब्जेक्ट की जगह दिया गया यू आ गया, अस आ गया, हिम आ गया, कह सकते हैं हर आ गया, देम आ गया, यदि इस सब को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, बाकी सबको कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं और अगला देखेंगे, सेकेंड में देखेंगे, तो इसी में देख लेते हैं कि हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसी को देख लेते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। What is सब्जेक्ट। अब बताइए सब्जेक्ट किसे का, अभी बताए थे कि आ डोअर इज नोन एज अ सब्जेक्ट, यानी कि करने वाले को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। जो करता है उसी को सब्जेक्ट कहेंगे, करने वाले को। आ डोअर इज known as a subject,
अ डूअर इज नोन एज, क्या हो गया, सब्जेक्ट। यानी कि इसका हिंदी लिखना है तो हो जाएगा कि करने वाले को कर्ता कहा जाता है, या कह सकते करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक चीज और बताता चलूं कि डू मतलब करना, यानी कि ये हम बता देते हैं इसे कि यदि V1 में ई आर ऐड कर दिया जाए, यदि V1 में ई आर ऐड कर दिया जाए तो ई आर का हिंदी होता है वाला। कौन वाला, वाला होता है। ठीक है ना। V1 यानी मान लिया जाए डू है, प्लस इसमें ई आर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये V1 हो गया, ई आर मतलब वाला, तो दोनों को मिला क्या हो जाएगा, डोअर, DOER। यानी कि डू मतलब करना, ई आर मतलब वाला, करने वाला, यानी कि हो जाएगा वाला, और डू मतलब करना, करने वाला। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, करने वाला। ये याद रखना। दुनिया का कोई भी, जैसे मान लिया जाए हम कर दिए रीड, इसमें हम ई आर ऐड कर देंगे और रीडर मतलब पढ़ना, ई आर मतलब वाला, यानी कि पढ़ने वाला, यानी कि देखना पढ़ने वाला। उसके बाद देख लेते टीच प्लस ई आर ऐड कर देंगे तो क्या, टीच मतलब पढ़ाना, ई आर मतलब वाला, यानी कि पढ़ाने वाला, टीचर। और टीचर यहीं से बन के आया है, टीच में ई आर लगा देंगे, टीचर मतलब पढ़ना, ई आर मतलब वाला, पढ़ाने वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि V1 में यदि ई आर ऐड कर दिया जाए और ये बन जाता है, ये याद रखना, ये नाउन बन जाता है। ठीक है ना। और जैसे V1 में ई आर ऐड करेंगे तो ये नाउन बन जाएगा, डोअर यानी कि करने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला। ठीक है ना। V1 में ई आर ऐड कर देंगे तो यानी कि नाउन बन जाता है। याद रखना, दुनिया के कोई भी V1 में हम ऐड ई आर कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ, यानी कि करने वाले को क्या कहा जाता है, कर्ता। करने वाले को कर्ता कहा जाता है, ये हम बता चुके। हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में ये देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जगह कौन कौन आ सकता है, ऑब्जेक्ट के जगह कौन कौन आ सकता है, और वर्ब के जगह कौन कौन आ सकता है, ये देख लेते हैं। इसी का नोट लिख लेते हैं। नोट कि सब्जेक्ट के जगह जो आएगा वह सब्जेक्टिव केस में होगा। सब्जेक्ट के जगह जो आएगा सब्जेक्टिव केस में होगा, इसे लिखेंगे सब्जेक्ट ऑलवेज इन subjective case, not in objective case। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट मतलब ये हो गया, सब्जेक्ट की जगह क्या क्या आ सकता है, सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जैसे हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये भी देखेंगे। ठीक है ना। उससे पहले हम सब्जेक्टिव केस यानी कि एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। इसका हिंदी यदि लिखना है तो लिख लेना है कि सब्जेक्ट हमेशा कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस इसका हिंदी क्या कह सकते हैं, कर्ता कारक या कर्ता के रूप में इसका उपयोग हो सकता है। यानी कि जैसे मान लिया जाए कहीं, इसका सही समझ लेना है, सब्जेक्ट के जगह सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के बता देते हैं, आई, जैसे आई जो हो गया सब्जेक्टिव केस हो गया, जबकि सी का मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया। जैसे कह सकते हैं वी सब्जेक्टिव केस हो गया और अस ऑब्जेक्टिव केस हो गया।
ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, यही समझना है, ठीक है ना। जैसे देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, मी लव यू, मी लव यू, समझ में आ रहा है बात। मी लव यू, ये मी जो है यह यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस है। हम पढ़े हैं कि सब्जेक्ट के जगह क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, इसीलिए मी के जगह हमें आई देना पड़ेगा। आई हो गया सब्जेक्टिव केस, मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ रही बात। जैसे देम have invited you, तो यहाँ देम, ये जो देम है ये दे का ऑब्जेक्टिव केस है। देम ये दे का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये याद रखना है। यानी कि हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, कभी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी में कि जो सब्जेक्टिव केस के जगह हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। सब्जेक्ट के जगह नाउन या प्रोनाउन आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी कि हम दूसरा यानी कि पॉइंट देख रहे थे, पॉइंट नंबर 2 कि यानी कि लिखना है तो लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट की जगह हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। लिख लीजिए कि यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, ये याद रखना है। सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। या हम कह सकते हैं जैसे इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन plays the role of subject, यानी कि नाउन और प्रोनाउन जो रोल करेगा वह सब्जेक्ट की जगह आएगा, ये ऑब्जेक्ट की जगह नहीं आएगा, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह आएगा। ये याद रखना है। इसको मिटाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अजय बाबू लुक्स हैंडसम। अजय बाबू लुक्स हैंडसम। ये जो अजय बाबू हुए ये क्या हो गए, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में कौन, नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन, नाम है तो नाउन हो गया, सिंपल। क्या हो गया, ये जो हो गए क्या हो गए, नाउन हो गया। यानी कि अजय बाबू नाउन हो गया, लुक्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, और हैंडसम कह सकते कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है ना, कि अजय बाबू जो क्या है, दिखने में सुंदर लगते हैं। ठीक है ना।
और बताएं अगला। जैसे देखते हैं, आई रीड दिस बुक। ये जो आई हो गया, ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और सब्जेक्ट भी हुआ और ये प्रोनाउन भी हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, जबकि ये क्या है? प्रोनाउन है। और आई के साथ वर्ब लगा हुआ है और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब आगे देखेंगे, पूरा मिटाते हैं। जैसे बता दिए कि भाषाएं 3 चीज पर आधारित होगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या होता है? अडोर इज नोन एज ए सब्जेक्ट, करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। उसके बाद पढ़े कि सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा और सब्जेक्ट की जगह हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। अब ये पढ़ेंगे कि कौन सब्जेक्टिव केस हुआ और कौन ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ठीक है ना? कौन सब्जेक्टिव केस है और कौन ऑब्जेक्टिव केस है, ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 3 नंबर देखेंगे। ठीक, यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्टिव केस और इधर लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है ना? जैसे मान लिया जाए, मेरा ही नाम ले लीजिए, शिवा। ठीक है ना? इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मान लिया जाए खगड़िया, खगड़िया, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? या हम कह सकते हैं, जैसे मान लिया जाए, जैसे हम पेन, पेन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अब अगला लिख लेते, जैसे आई, आई का क्या होगा? वी, वी का क्या होगा? उसके बाद यू, यू का क्या होगा? उसके बाद ही का क्या होगा? उसके बाद सी, सी का देखना है। उसके बाद इट का देखना है। उसके बाद दे का देखना है। इसका क्या होगा? नाम का ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि मान लिया जाए किसी का नाम है, उस सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में एक ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी कि यदि मैं सब्जेक्टिव केस में शिवा हूँ, यदि मेरा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा तब भी शिवा ही होगा। यदि मान लीजिए खगड़िया का उपयोग सब्जेक्टिव केस में कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस में खगड़िया ही होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में कर रहा है उसका भी खगड़िया होगा। किसी का नाम यदि आ रहा है, क्या समझना है, दोनों में वो बराबर ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन यहाँ इसका यही हो जाएगा। उसके बाद देखना है, हाँ, उसके बाद देखना पेन, पेन, किसी पेन का भी पेन ही हो जाएगा क्योंकि पेन नाम हो गया। आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस याद रखना है मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, उसके बाद दे का देम। ये याद रखना है। आई का मी हो जाएगा, वी का अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट। ये याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। यानी कह सकते हैं 0 से लेकर हीरो तक, यानी कि आप जब से पढ़िएगा इंग्लिश तब से इसका, और जब तक पढ़िएगा तब तक इसका जरूरी पड़ेगा। ये याद रखना है, इसको नोट किया जाए तेजी से। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक आग, जैसे
इसे पीछे भी बताए थे कि मी लव यू, पीछे बताए थे क्या होगा इसमें, मी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आई होगा, क्योंकि बता चुके हैं कि सब्जेक्ट के जगह सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जबकि मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या, आई, इसीलिए आई हुआ है। ठीक है ना। इसे मान लिया जाए, हम एक और ले लेते हैं, हर इज ब्यूटीफुल। तो हर क्या देखना है, हर यहाँ पर आ गया, हर क्या ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या, सी, इसीलिए हर के जगह हमें देना पड़ेगा सी इज ब्यूटीफुल। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखेंगे अब ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जैसे मान ले ऑब्जेक्ट के जगह मान लीजिए यहाँ हम यू दे दिए हैं, मान लीजिए यहाँ हम दे देते आई, सॉरी आई नहीं यानी कह सकते हैं वहाँ वी दे देते, ये भी गलत होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। अभी अगला पॉइंट पढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं, 4 नंबर पढ़ेंगे। लेकिन ये याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लिखना है ऑब्जेक्ट should be in ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस अभी बताए थे, आई का मी, वी का अस, यू का यू, सी का हर, ही का हिम, इट का इट और दे का देम, ये याद रखना है। ठीक है ना। वही वाला है जो ऊपर बताए हैं, ऑब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के जगह क्या आएगा, यानी कह सकते सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये बताना क्या होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का स्थान हो गया तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, लेकिन सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, यही है, और कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे राम टीच ही, और इधर कर लेंगे नो एरर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये याद रखना है। राम टीच, टीचेज हो जाएगा यहाँ, राम टीचेज हिम पर ही, तो क्या होगा, ये राम, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इसमें चेंजिंग नहीं है, यानी कि नाम वाला में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब ये सब्जेक्टिव केस, यानी कह सकते हैं ये जो सब्जेक्ट है, क्या कह सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। आगे पढ़ेंगे सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। ये मान लेना है कि नाम जो एक नाम रहेगा तो सिंगुलर ही होगा, एक से अधिक नाम है तो प्लूरल होगा, एक नाम है तो सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर के साथ क्या चाहिए, सिंगुलर भाव, यानी कि मान लिया जाए यदि किसी की शादी हो रही है तो यानी कि मानव के मानव के साथ होगा, जानवर के जानवर के साथ होगा, ऐसा नहीं कि दोनों को मिक्स कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसीलिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा। लेकिन यहाँ देखना ही दे दिया है, क्या ही दे दिया है, ही होता है सब्जेक्टिव केस, लेकिन यहाँ आना चाहिए क्या, ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या करना पड़ेगा, ही को बदल के क्या कर, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, याद रखना, ही का ऑब्जेक्टिव केस
हिम होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, इसको नोट किया जा रही है। तो नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेंगे बस, इसे देख लेते हैं। माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स इज, माई फ्रेंड देते हैं, माई फ्रेंड इज गोइंग टू खगड़िया टू मीट विद सी। फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये बना के देखना है। यदि ये बन गया तो समझ जाएंगे, समझ में आ गया। यदि नहीं बना तो समझ में नहीं आया। देखना है ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, माय फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर है। और बी ग्रुप इज क्या होता है, बी ग्रुप के साथ B4 है, कोई दिक्कत नहीं है। स्थान लगा हुआ है, यहाँ एक और वर्ब है, इसके पहले टू लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखना है विद सी। अब सी का स्थान कहाँ होता है, यानी कि सेंटेंस के आरंभ में होता है, यानी कि स्टार्टिंग में होता है सब्जेक्ट का स्थान। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है, गलत है। यहाँ स्थान है ऑब्जेक्ट का, तो आना चाहिए ऑब्जेक्ट। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का बता चुके हैं, हर होता है। सी का क्या होता है, हर होता है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। अब जो पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे हम, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत कम को मालूम होता है, ठीक है ना। सबको मालूम होता है कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, वर्ब के 5 रूप होते, सबको पता है, V1, V2, V3, V4, V5। लेकिन यहाँ जो बात है वह बहुत कम को मालूम होता है कि पांचों के 5 नाम हैं। जैसे पांडव 5 भाई थे, तो पांचों का अलग अलग नाम है। क्या क्या कह सकते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। उसी को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, पांडु पुत्र। उसी टाइप से भव के 5 रूप हैं और पांचों के अलग अलग नाम भी हैं। 5वां पॉइंट भी है, 5 प्रकार भी होते हैं और 5 नाम भी है सबके, ठीक है ना। यानी कि देख लेंगे सबसे पहले कि मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। क्या होते हैं, मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। फर्स्ट में देखेंगे V1, V2, V3, V4 और V5। यानी कि वर्ब के कितने रूप हो गए, 5 रूप हो गए मेन वर्ब के। और इसके प्रकार कितने होते हैं, यानी 5 हो गए। इसके पांचों के नाम देख लेते, ठीक है ना। V1 को बोला जाता है प्लूरल वर्ब, याद रखना है। V1 को प्लूरल वर्ब, V2 को पास्ट फॉर्म, V3 को पास्ट पार्टिसिपल, और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल।
प्रेजेंट पार्टिसिपल, या कह सकते हैं जिरंट। जिरंट भी कहा जाता है। और V5 को सिंगुलर वर्ब, ये याद रखना है, इसे भूलना नहीं है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि V1 को बोला जाता है प्लूरल वर्ब, V2 को पास्ट फॉर्म, V3 को पास्ट पार्टिसिपल, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंट, और V5 को सिंगुलर वर्ब कहा जाता है। ये याद रखना है, ये भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही। आज से पॉइंट यानी कह सकते हैं क्रैश कोर्स शुरू हो गया है। अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरे को भी क्या बताएं कि यहाँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना।